प्रॉब्लम्स क्या आए? मतलब एमएससी भी चल रहा था, साथ में आप प्रिपरेशन भी एग्ज़ाम की कर रहे थे, तो क्या प्रॉब्लम्स आए और उसको कैसे टैकल किया आपने? मैम स्टार्टिंग में मैं एक स्टेट यूनिवर्सिटी से हूँ, तो जहाँ से मैं हूँ वहाँ पे तो इस एग्ज़ाम के बारे में जनरली स्टूडेंट जानते ही नहीं है। तो सबसे लर्नर्स देख रहे हैं, तो वो आप ये सोच सकते हो आराम से कि येस, अगर हमसे पूछा जाए कि कौन सी यूनिट बेस्ट है, तो कोई मत बोल देना जाके मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। दो तीन भी है और सीएसआर का एग्ज़ाम भी है, दोनों एक साथ है, तो ऐसा आप लोग के टाइम पर भी हुआ था। तो उस समय पर यस आपने मैम। कैसे उसको टैकल किया? लाइक दो अलग अलग टाइप के एग्ज़ाम्स है, दोनों में अलग अलग टाइप का सिलेबस है, और फिर भी आप दो एग्ज़ाम्स दे पा रहे हो और देके उसको क्लियर भी कर पा रहे हो, तो वो आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी उस पॉइंट पर? मैम जैसे कि मैं गेट और सीएसआर को यदि मैं साथ में लेके देखूं या डीबीटी को मैं साथ में लेके देखूं, हम्म। तो जो कॉन्सेप्ट एंड टॉपिक्स हैं वो तो सेम आएंगे ना मैम। जैसे हम्म। केमिस्ट्री को मैं हटा देती हूँ गेट से, तो जो जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हैं वो तो सेम ही रहेंगे, या गेट्स में आए या सीएसआर में आए। हम्म। तो पर्टिकुलर सीएसआर में मेरा रैंक 101 है। हम्म। तो कई जगह जो है सो मुझे इस वजह से भी डिस्क्वालीफाई किए वो लोग, फॉर्म को आईआईटीज ही में। वो लोग डिस्क्वालीफाई कर दिए रैंक कि को देख के। आपका रैंक क्या है। तो ये भी एक बहुत बड़ी क्राइटेरिया होती है। ऐसे कहते हैं ना कि रैंक का कोई मैटर नहीं है, तो मैटर वहां पे करता है। मुझे रैंक का लगा हाँ। कि इतना एट्थ के बाद तो कोई स्कूलिंग मैंने की ही नहीं, तो थोड़ा स्कूलिंग टफ नहीं था की मेरे लिए मतलब? सारा चीज। एट्थ की? मेरे यहाँ नहीं होता है एट्थ के बाद। मिडिल स्कूल के बाद स्कूल जो हाई स्कूल होते हैं गर्ल्स का था, लेकिन कभी स्कूल हुआ ही नहीं, मतलब चला नहीं, क्लासेस नहीं होती थी तो कोई जाता नहीं था। अच्छा, मीन्स घर पे ही नाइन्थ सब कुछ। टेंथ ओके। नहीं, हाँ खुद से पढ़ना रहता था। कोचिंग आप जैसे भी पढ़े और जाके एग्जाम दीजिए, ये अच्छा। सिस्टम है मैम। तो ओके। कोई स्कूलिंग एट्थ के बाद हुआ ही नहीं मेरा। और जैसे बीएससी भी सेम ही, एक विदाउट एक भी क्लास नहीं हुआ। हाँ। इंटरव्यू एक्चुअली कोई मतलब लैब किया ही नहीं, इसका मतलब क्लास टेंथ है, क्लास ट्वेल्थ है और ग्रेजुएशन है, एमएससी, आपने कभी इंटरव्यू ही नहीं की, मतलब लैब किया ही नहीं, दैट चीज। नहीं मैम, जैसे मुझे आरएससीएटी के इंटरव्यू का याद है, वो मुझे पूछ रहे थे कि माइक्रोस्कोप तो आपने देखा होगा ना सामने से। हम्म। मैं बोली सर गए ही नहीं कॉलेज। तो बोले अच्छा ठीक है, कॉलेज नहीं गए, टेंथ में तो देखा होगा, टेंथ ट्वेल्थ में भी होता है। तो हाँ। सर कॉलेज था ही, स्कूल था ही नहीं, तो कैसे देखेंगे, तो आज तक देखा ही नहीं है सामने से, नो सर। तो इस तरीके का आंसर अच्छा। रहता था। तो बताना चाहूंगी कि मैम इतनी अच्छी हैं कि मैं मतलब जैसे जगह से थी, मैं मैम से ही कनेक्ट हो पाई, वो सबसे कनेक्ट होती हैं। जैसे मुझे जैसे स्टूडेंट से यदि वो कनेक्ट कर पाती हैं, तो वो किसी से कर सकती हैं। और यदि उनका पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा है और एक बहुत अच्छी ह्यूमन बीइंग है वो, तो आप जो कोई भी हैं जहाँ भी हैं, मैम के साथ यदि आप जुड़े हैं तो बिलीव रखिए, मुझे तो बहुत मतलब बिलीव था मैम के ऊपर कि मैं करके दिखाऊंगी। मैम से मैं पहले कभी बात नहीं की हम्म। जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी। तो जब मेरा रिजल्ट आया तो मेरा ये था कि सबसे पहले मुझे मैम को बताना है, तो रिजल्ट के दिन मैं सबसे पहले मैम को कॉल की। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से मैम ने मेरे से बात किया। और मैं अभी तक जो कोई भी मुझसे पूछता है तो सबसे पहले मेरे घर में या फिर बाहर मैं मैम का नाम लेती हूँ कि मेरी मेंटोर है एंड बहुत अच्छी है। तो और पढ़ाने का तरीका तो इतना अच्छा, आपका कॉन्सेप्ट है इतना क्लियर एंड बहुत डिटेल्स में, जो कि मुझे नहीं लगता है कि बहुत सारे जो यूट्यूबर्स वो जो कहते हैं अपने आप को एंड वो इतना अच्छा मैम जैसा कंटेंट देते हैं। तो आप यदि नेम फेम के पीछे जाएंगे तो वो नहीं होता है, आपको पढ़ना तो खुद ही पड़ेगा, आपके बदले कोई पढ़ेगा नहीं। तो मैम से के साथ आप लगे रहिए और ऑब्वियसली आप क्रैक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच तो फॉर। एक हाय प्रिया, कैसे हो? हेलो मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? अच्छी हूँ मैम, आप कैसी हैं? मैं भी बढ़िया। तो ये हमारी पहली बार बात हो रही है, एंड आई वुड लाइक टू नो अबाउट यू फर्स्ट। पहले आप मुझे अपने बारे में बताइए थोड़ा सा। Ma'am, my name is Priya Kumari, and I am pursuing a PhD from CUSB now. ओके। एंड आपने क्या क्या एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए अभी रिसेंटली? मैम मैंने CSIR नेट JRF जो एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, और उसके अलावे गेट लाइफ साइंस का मैंने दिया था। तो दोनों एग्ज़ाम इन जो अपियरिंग एग्जाम होता है, और आफ्टर दैट मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज मैंने दिए, लाइक 40 से 50 इंटरव्यूज मैंने अपियर हुए थे। ओके। जिसमें से IITs एंड CSIR के लैब्स, दो लैब्स, IITR एंड CDRI, वहाँ में शॉर्टलिस्ट हुई। ओके। एंड IIT गुवाहाटी में, एंड देन
RRCAT इंदौर, वहाँ से भी मुझे कॉल लेटर आया था, एंड एक दो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, बस। बस अच्छा, ओके। हाँ। अच्छा, ये बताओ आपने, क्योंकि मतलब अपियरिंग में एग्ज़ाम दिया और अपियरिंग में यू हैव क्वालिफाइड, तो ये बताओ उसमें यस क्या प्रॉब्लम्स क्या आए? मतलब एमएससी भी चल रहा था, साथ में आप प्रिपरेशन भी एग्ज़ाम की कर रहे थे, तो क्या प्रॉब्लम्स आए और उसको कैसे टैकल किया आपने? मैम, स्टार्टिंग में मैं एक स्टेट यूनिवर्सिटी से हूँ, तो जहाँ से मैं हूँ वहाँ पे तो इस एग्ज़ाम के बारे में जनरली स्टूडेंट जानते ही नहीं हैं। तो सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम यही थी, जब मैं एमएससी में मैं अपना एडमिशन करवाई तो मुझे किसी से इस एग्ज़ाम के बारे में पता चला। तो मैं सोची कि सबसे पहले सिलेबस देखा जाए, इसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। सिलेबस देखी तो मतलब 13 यूनिट्स था और मुझे लगा कि शायद हो जाएगा, लेकिन स्टार्ट कहाँ से करें? तो मैं स्टार्ट जैसे सबसे जो मुझे इजी लगा, मतलब जो सबसे इजीएस्ट था, जैसे बायोकेमिस्ट्री सबसे फर्स्ट यूनिट था, तो उसका तो बहुत सारा हम लोग पढ़े रहते हैं बायोकेमिस्ट्री का। कुछ चीज़ें तो आती रहती है, जैसे जो भी स्टार्टिंग का है, तो वहाँ से मुझे एक ये आया कि मैं कर सकती हूँ। अंदर से वो फीलिंग जो आती है कि नहीं हो जाएगा, तो मैं ऐसे स्टार्ट की, मतलब प्रिपरेशन अपना फर्स्ट यूनिट से। ठीक है, तो आपने कहाँ से पढ़ा, क्या किया? मैम, सबसे पहले तो मुझे जहाँ से मैं हूँ वहाँ पे कुछ भी नहीं था, मतलब प्रिपरेशन के लिए कोचिंग या फिर कुछ और कुछ भी नहीं था। तो मैं ऑनलाइन सोर्सेस की तरफ में गई कि मुझे क्या करना चाहिए और कहाँ से मैं मतलब मटेरियल्स में कहाँ से इकट्ठा कर सकूँ जो मैं जल्दी से एग्ज़ाम क्लियर कर लूँ। और जैसे कि मैं यूट्यूब वगैरह पे सर्च करती थी, तो वहाँ पे ऐसा आता था कि लोग सेकेंड सेम में भी एग्ज़ाम क्लियर करते हैं। तो मेरा भी था कि लोग करते हैं तो मैं भी क्यों ना करूँ, बिल्कुल। मुझे भी करना चाहिए। तो इसके बाद जैसे आपसे मेरी मुलाकात हुई स्टार्टिंग में, जब मैं अपना स्टार्ट की थी, तो मुझे बहुत एक पॉजिटिव फीलिंग आती थी। और मैं थोड़ी सी एक विलेज से हमेशा बिलोंगिंग रही, तो मेरी उतनी ज़्यादा मैं बात बात आपसे कभी होती नहीं थी मेरी, लेकिन मैं हमेशा से फॉलो की। आपका बायोकेमिस्ट्री बहुत ही अच्छा था, मतलब बहुत बेसिक्स से लेके आप सारा कुछ पढ़ाती थी। तो मैं सारे का नोट्स बनाना प्रिपेयर की, मतलब खुद का नोट्स हैंड रिटेन जो भी आप पढ़ाती थी। और जहाँ भी अदर एजुकेटर्स या फिर अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जहाँ से मुझे मिले जो भी कंटेंट, तो वो मैं खुद से लिखना स्टार्ट की। तो ठीक है। मेरे पास सारे यूनिट्स के ऑलमोस्ट नोट्स हैं। और जैसे आपने जो भी बुक बताए फॉर स्टैंडर्ड बुक फॉर एग्जामिनेशन, मतलब जो आना मतलब आता है जिससे क्वेश्चंस, तो मैं उसको भी पढ़ना स्टार्ट की। लेकिन उतना टाइम तो नहीं था, लेकिन फिर भी जितना हो सका मैं स्टैंडर्ड बुक भी फॉलो की। ओके, तो ऐसे। ठीक है। चलो, एक बच्चे ने ना मुझसे एक क्वेश्चन पूछा आपके लिए कि वी सॉल्व ओनली पार्ट बी एंड पार्ट सी, इज इट सफिशिएंट विदाउट पार्ट ए? तो तुमने मतलब अपने जो प्रिपरेशन किया वो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी तीनों के लिए किया या फिर केवल लाइफ साइंस के लिए, या क्या किया? व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी? मैं यस मैम, तो मैं ऐसा सजेस्ट करूंगी कि यदि अब पार्ट ए को कोई स्टूडेंट स्किप करके जाता है तो वो अच्छा नहीं है, क्योंकि पार्ट ए बहुत स्कोरिंग है। और जैसा कि क्वेश्चंस सीएसआई में आता है, तो वो उतना टफ नहीं होता। यदि हम लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस भी हम करके जाए, तो हमें एक ये आइडिया हो जाएगा किस तरीके का क्वेश्चंस पार्ट ए में आता है। तो यदि इतना भी हम करके जाते हैं तो पार्ट ए स्किप करने की जरूरत ही नहीं है। 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन तो आराम से किए जा सकते हैं, यदि थोड़ा बहुत भी हम प्रैक्टिस करके जाते हैं। और पार्ट बी तो मेरे हिसाब से तो बहुत रिस्की है कि आप मतलब सारे क्वेश्चन करके तो जा ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल। पार्ट सी में तो फिर भी एनालिटिकल रहता है, तो आप सोच के या फिर अप्लाई करके कर सकते हैं, लेकिन पार्ट बी में आपको आते हैं तो करिए, अदरवाइज तो रॉन्ग ही होंगे। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप पार्ट ए भी करके जाइए। बिल्कुल, पार्ट ए भी करके जाना चाहिए, बच्चों सुन लो। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, मतलब कि अब ये बोला जाए कि मैम अब मेरा थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है, तो प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि मैं किस तरह से प्रिपेयर करूँ सीएसआईआर के लिए। पहला क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन था इनका कि मैंने अभी तक प्लांट फिजियोलॉजी हाफ फंडामेंटल, हाफ बायोकेमिस्ट्री हाफ कर रखी है, बट इनके क्वेश्चंस किए नहीं हैं, तो अब क्या मतलब करना चाहिए, ये इनका क्वेश्चन है। अब इस केस में हम यस क्या मैम, तो करें?
जो आप किसी भी स्ट्रीम से हो, थर्ड सेमेस्टर में आप हैं तो आई थिंक बहुत सारा सिलेबस आप कवर कर ली होंगी, क्योंकि हमारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में भी तो सिलेबस होता है, मतलब सेमेस्टर का भी। तो उसके ही तो क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा तो है नहीं कि सीएसआर एक नया सिलेबस कहीं से उठ के आया है। थोड़े से ज्यादा है, यूनिट्स ज्यादा हैं, तो आप जो भी हाफ हाफ की हैं आप उसको कंटिन्यू करिए, और क्वेश्चंस तो आपको करने ही हैं। आप जो भी टॉपिक पढ़ेंगे तो आप जब क्वेश्चंस लगाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि आप क्या मिस कर रही हैं या आपको कितना प्रिपेयर करना है। तो उनको कंटिन्यू करना चाहिए। और थर्ड सेमेस्टर बहुत, मतलब ऐसा नहीं है कि आप अब नहीं कर सकती हैं, मतलब या फिर बहुत पहले है ये, आप आराम से कर सकती हैं। क्लियर, सही है। तो आपका, अच्छा ये बताइए कि आप जैसे सी एस आर क्लियर हो गया, सी एस आर जे आर एफ हो गया, उसके बाद आपने जैसे आपने बोला 40-50 इंस्टीट्यूट्स में इंटरव्यू दिए हैं, तो वो 40-50 यस मैम। इंस्टीट्यूट्स की आपको पहले तो इन्फॉर्मेशन कैसे पता चली? लाइक बच्चों को पता ही नहीं चलता है कि कहाँ पर हमें फॉर्म डालने हैं, पीएचडी के लिए कैसे अप्लाई करना है, तो आपने वो कैसे किया पहले? मैम मैं बहुत सारा वेबसाइट में विजिट करती रहती थी, और मेरे 40-50 इंटरव्यूज देने का एक यही रीजन था कि जहाँ से मैं पढ़ी हूँ, जिस स्टेट यूनिवर्सिटी से, वहाँ एक सिंगल प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट नहीं हुआ था। तो मुझे बाकी लोग बताए कि आपके पास जब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है ही नहीं तो आपको कहीं नहीं लिया जाएगा। मतलब मैक्सिमम लोग मुझे यही बताए, जहाँ भी मैं जिनसे भी पूछी कि सीएसआई क्रैक करना इजी है, उससे ज्यादा आप इंटरव्यू में आप क्या करोगे, आप डायरेक्ट बोलोगे कि आपके पास एक्सपीरियंस तो है ही नहीं, तो आप किस तरीके से फिर आप जाओगे। तो इस तरीके की चीजें मतलब मेरे साथ भी, मुझे भी बताया गया, तो फिर मैं बहुत पैनिक हो गई कि अब कैसे होगा, मतलब अब तो नहीं होगा, मुझे तो कोई नहीं ही लेगा, क्योंकि मेरे पास तो कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। ये थ्योरेटिकल और जो भी चीजें थी उसके बदौलत मैंने एक एग्जाम तो मैंने क्रैक कर लिया, लेकिन आगे और भी मतलब टफ है जर्नी। तो इसीलिए मुझे जो भी यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूट वगैरह जो भी फॉर्म्स आते थे मैं फिल करती थी। और अभी कोविड के टाइम में तो सारा ऑनलाइन ही था, तो मुझे जाने आने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी, तो वो भी मेरे लिए एक प्लस पॉइंट हो गया था। तो मैं जो भी मतलब डिफरेंट वेबसाइट्स में विजिट करती थी कि कहाँ कहाँ फॉर्म्स आ रहे हैं, ओके, और तो जो भी मुझे मिलते थे मैं फिल करती जाती थी। ग्रेट। तो कैन यू प्लीज सजेस्ट द वेबसाइट्स, लाइक कौन सी वेबसाइट्स होंगे जहाँ पर स्टूडेंट्स को हेल्प मिल जाए कि वो वहाँ से देख सकते हैं? एक वेबसाइट है स्किल आउटलुक करके, वहाँ पे पीएचडी के जितने सारे फॉर्म्स आते हैं वहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन रहते हैं, मैं उसको ओके, रेगुलरली विजिट करती थी और मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा। ठीक मतलब है। एक इंडिया के कोई भी यूनिवर्सिटीज या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट, अब वहाँ से जाके, जैसे IRCTC इंदौर के बारे में मुझे नाम तक पता नहीं था, और मैं जानती भी नहीं थी। राजा रामना का एक बहुत अच्छा वो मतलब इंस्टीट्यूट है, तो मैं वहाँ पे इंटरव्यू जब दी तो वहाँ 1 आवर का इंटरव्यू मेरा हुआ। तो मतलब उन लोगों का काफी अच्छा था सब कुछ, पूरा वो सॉल्व करवा के मेरे सामने करवा रहे थे, एंड बहुत सारा उन्होंने टेक्निकल क्वेश्चंस पूछा। तो इसके बाद मैं वो इंटरव्यू क्रैक की, और तो इजी नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते नहीं कर हैं वो सकते चीजें, हैं। तो डिफरेंट। और मेरा ये रहेगा कि जैसे इंटरव्यूज देने से ये कॉन्फिडेंस अंदर से आती है ना, कि अब सोचिए कि मुझे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज वाले सेलेक्ट कर रहे हैं, तो एक कॉन्फिडेंस आता है कि हम कर बिल्कुल, सकते हैं। यस, इतने नेगेटिव थॉट्स के ऊपर मतलब इतने जगह से शॉर्ट लिस्ट होना तो मतलब खुशी होती है मैम। बिल्कुल। और जैसे मेरा IIT गुवाहाटी का जो इंटरव्यू था, इंटरव्यू मेरा खत्म हुआ और 5 मिनट के बाद जो प्रोफेसर थे जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था, उन्होंने मुझे खुद से कॉल किया। अच्छा, तो ये एक बहुत प्लस पॉइंट थी, तो उस टाइम मतलब बहुत खुशी हुई। ऑब्वियसली। और मैं स्टार्टिंग में कह रही थी कि आई हैव नो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, क्योंकि झूठ तो वहाँ पे मैं बोल नहीं सकती थी कि मुझे ये चीजें मैंने करके रखा है। तो लेकिन मैं कहती थी कि सर यदि मुझे मिला, मतलब चांस मिला, तो मैं अपना 100% दूंगी, और चीजें मुझे पता है प्रैक्टिकली ही सही। तो ऐसे मेरा इंटरव्यूज मैम गया। दिस इज़ रियली गुड, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं इस समय स्पेशली, जो कोविड बैच के हैं, जिनका 2020 यस में उन्होंने ज्वाइन किया या 19 में एमएससी ज्वाइन किया, उनका जो एमएससी है ना वो बहुत ही अलग तरीके से गया है। तो प्रैक्टिकली उन्होंने कुछ भी नहीं किया है एक तरह से, है ना। तो डिसर्टेशन नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो लोग बहुत ज़्यादा डायलेमा में है। तो अभी अगर मान लो आपसे कोई टेक्निकल क्वेश्चंस होते थे, तो उन टेक्निकल क्वेश्चंस को आप कैसे हैंडल करते थे? आर यू देयर? लाइट चली यस मैम। गई, ओके। यस मैम। तो वो हाँ जैसे तो मैम टेक्निक, हाँ। टेक्निकल, हाँ जैसे टेक्निकल क्वेश्चंस जो मैम हमारे हैं, तो वो तो मतलब जैसे हमने जो टेक्निक्स पढ़े हैं, मेथड्स इन बायोलॉजी करके हमारा एक यूनिट है,
तो उसमें तो मैक्सिमम मतलब जो भी टेक्निक्स है वो तो कवर हो ही रहा है ना। तो उससे रिलेटेड जो टेक्निकल क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस, लाइक मैं एक टेक्निक उठा के ले लूँ, इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो उससे ज्यादा से ज्यादा क्या पूछेंगे, बफर बनाना ही पूछेंगे ना, किस तरीके से आप प्रिपेयर करेंगे, किस तरीके से चीजें आपको मतलब डाटा एनालिसिस आप करेंगे, यही पूछ सकते हैं, उससे ज्यादा तो नहीं कुछ बनेगा। और वो भी जानते हैं कि आप एक बस एमएससी करके आए हैं, ऐसा थोड़ी है कि आप पीएचडी करके आए हैं कि आपको उस लेवल का वो लोग क्वेश्चन पूछेंगे। तो पैनिक नहीं होना है। और जैसे कि मुझे बहुत जगह पूछा गया कि आप मतलब किस में इंटरेस्टेड हैं, मतलब अब मैं आपको किस यूनिट से क्वेश्चंस पूछूं, कौन सा आपका फेवरेट है। तो ये इस क्वेश्चन से मैं बचना चाहती थी, क्योंकि मुझे लगता था यदि मैं एक पर्टिकुलर यूनिट बता देती हूँ तो सारा क्वेश्चन उसी से आएगा। और मैं ऐसा तो नहीं है कि मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूँ कि मैं सारे क्वेश्चन का आंसर दूं। तो मैं क्या क्या कह देती थी, 2-3 यूनिट साथ में कह देती थी, तो वो लोग जैसे सेल मॉलिक्यूलर सारा कुछ बोल देती थी, तो वो लोग 3-4 यूनिट को लेके मेरे से क्वेश्चन करते थे। तो तो ये स्मार्टली सब रहता है। आपने स्मार्टली बच गए वहाँ पर। चलो बहुत बढ़िया। ये हाँ, काफ़ी अच्छा तरीका है, लाइक अगर मेरे लर्नर्स देख रहे हैं तो वो आप ये सोच सकते हो आराम से कि यस, अगर हमसे पूछा जाए कि कौन सी यूनिट बेस्ट है तो कोई मत बोल देना जाके मॉलिक्यूलर बायोलॉजी 2-3 यूनिट बोलोगी, हाँ, तो आपके पास हाँ, सेफ जैसे साइड होगी वहाँ पर। यस, तो वो लोग मतलब पर्टिकुलर उसी चीज से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। एग्जैक्टली। बायोकेमिस्ट्री आप बोल दिए तो आपको सारे लोग उसी से क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैं इन चीजों से मैं बचने के लिए जैसे बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर सेल्स 3-4 बोल देती थी, तो वो लोग उसी से रिलेटेड टेक्निक्स भी पूछते थे, और जो भी जैसा एनालिटिकल क्वेश्चन वो लोग फ्रेम कर पाए तो पूछते थे वैसा। सही बात। अच्छा ये बताओ कि जैसे कई सारे एग्ज़ाम्स ऐसे थे, जैसे डीबीटी का एग्ज़ाम था और बाग का एग्ज़ाम था और सीएसआर का एग्ज़ाम था या टिफर का एग्ज़ाम था, कई सारे एग्ज़ाम्स ऐसा हुआ था कि एक साथ आ गए थे, आईसीएमआर, डीबीटी और सीएसआईआर। तो उन सब में, या जैसे इस समय का माहौल है अभी कि गेट का एग्ज़ाम भी है और सीएसआईआर का एग्ज़ाम भी है, दोनों एक साथ है, तो ऐसा आप लोग के टाइम पर भी हुआ था। तो उस समय पर आपने यस मैम। कैसे उसको टैकल किया, लाइक दो अलग अलग टाइप के एग्जाम्स है, दोनों में अलग अलग टाइप का सिलेबस है और फिर भी आप दो एग्जाम्स दे पा रहे हो और देके उसको क्लियर भी कर पा रहे हो, तो वो आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी उस पॉइंट पर? मैम जैसे कि मैं गेट और सीएसआर को यदि मैं साथ में लेके देखूं या डीबीटी को मैं साथ में लेके देखूं, तो जो कॉन्सेप्ट एंड टॉपिक्स हैं वो तो सेम आएंगे ना मैम। जैसे केमिस्ट्री को मैं हटा देती हूँ गेट से, तो जो जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हैं वो तो सेम ही रहेंगे, या गेट्स में आए या सीएसआर में आए। तो पर्टिकुलर जैसे कि, हाँ, ये हम लोग बात कर रहे थे कि दो क्वेश्चन, दो हमारे पेपर हैं और जैसे गेट एग्ज़ाम है और सीएसआईआर एग्ज़ाम है, दोनों एक साथ आ चुके हैं, एक है 12 को और एक है 17 फेब को। क्या लगता है कि क्या बेस्ट स्ट्रैटेजी रहेगी आपके लिए, मतलब मैम, अगर, तो फर्स्ट ऑफ हाँ, आगे वाले बच्चों के यस लिए? मैम, यस मैम, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे सीएसआर जो हमारा एग्जाम है जीआरएफ, उसका पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट रहता है गेट के पैटर्न से। तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप पहले सीएसआर पे ज्यादा फोकस करें, कि मतलब उसको हम वेटेज देना है, क्योंकि जीआरएफ तो हमें वो देगा यदि हम किसी स्टेट यूनिवर्सिटी या फिर कहीं और जाते हैं। तो गेट भी है इम्पोर्टेंट, लेकिन फिर भी तो जैसे पेपर दोनों में डिफरेंट आते हैं, लेकिन जो सिलेबस है मैम, जैसे अब मैं बात करूं, जैसे उसमें आप कौन कौन सा यूनिट टारगेट करेंगे, जैसे गेट में कौन कौन सा, जैसे 5 पार्ट्स में होते हैं, जैसे मैंने जूलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री मैंने सेलेक्ट किए थे। तो बायोकेमिस्ट्री तो सेम ही होंगे ना गेट में एंड सीएसआर में, वो थोड़ी डिफरेंस मतलब होंगे। तो अलग अलग तरीके से प्रिपेयर करने की तो जरूरत है ही नहीं। और जहां तक की बात रही पैटर्न की, तो आप मतलब गेट का लास्ट 10 ईयर्स का क्वेश्चन देखिए, तो उससे तो ये आइडिया लग जाएगा कि पार्ट ए में किस तरीके का क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लाइक। और जैसे केमिस्ट्री के लिए आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, तो वो तो अलग से करना ही पड़ेगा। और जो कि केमिस्ट्री जैसे गेट में आता है, तो वो तो बेसिक केमिस्ट्री रहता है, जो आप बेसिक यदि करके जाते हैं तो आप केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करके जाएंगे। अच्छा। तो ये थोड़ा सा करना पड़ेगा। तो अगर केमिस्ट्री के लिए आप कुछ सजेस्ट करो कि केमिस्ट्री के लिए बच्चों को क्या करना है, लाइफ साइंस के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ के जाना सही रहेगा उनके लिए मेनली? आई थिंक वी हैव लॉस्ट द कनेक्शन। यस। नो मैम, मेरा सही है, आपका नहीं आ रहा है। मेरा नहीं आ रहा है, मेरा प्रॉपर चल आपका रहा भी आ रहा है, है। हाँ। मेरा भी सही दिख रहा है। ठीक है। तो
केमिस्ट्री के लिए मैम जैसे काइनेटिक्स से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की मैं बात करूँ, इनऑर्गेनिक की जो है, तो इन सारे टॉपिक से क्वेश्चंस कंफर्म आते हैं। जैसे मैंने जो गेट्स का मैंने पेपर देखा, सॉल्यूशन से क्वेश्चन आते हैं, तो पर्टिकुलरली आप टॉपिक को लेके पढ़ते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करके जाते हैं, वो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि केमिस्ट्री तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। तो उसमें बहुत सारा चीज आप पढ़ेंगे तो वो तो होगा नहीं। हम्म। आप ऑर्गेनिक पूरा कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक पूरा कर रहे हैं, फिजिकल कर रहे हैं, तो उसमें टाइम भी बहुत ज्यादा जाएगा। और तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप जैसे कोई पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, जैसे कोऑर्डिनेशन को मैं वेटेज दूंगी, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से अच्छा क्वेश्चन आता है, तो आप उसको करके जाइए, और वो आपको स्कोरिंग रहेगा। जैसे सॉल्यूशन से क्वेश्चन आते हैं, तो आप सॉल्यूशन के बहुत सारे क्वेश्चन बहुत लगा के सारी चीज। जाइए, या उसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। केमिकल काइनेटिक्स जो है उससे क्वेश्चन आते हैं, तो ये सारा इस तरीके से केमिस्ट्री में करके जाए, अदरवाइज तो फिर बहुत लेंदी हो जाएगा सारा करना। ओके, सही है। अच्छा ये बताइए, जैसे आपने बहुत सारे एग्ज़ाम्स भी दिए जिसमें कुछ क्रैक भी है, कौन कौन से एग्ज़ाम हैं या कौन कौन से इंटरव्यूज़ हैं जो आपने क्रैक किए? एग्ज़ाम्स तो आपने बताया CSIR JRF है, गेट का है यस एग्ज़ाम, राइट? और मैम। बाकी और कौन कौन से एग्ज़ाम्स हैं, या मतलब यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स या आपके इंटरव्यूज़, ये कौन कौन से? मैम इंटरव्यू जैसे मैं यूनिवर्सिटी की बात करूँ, तो जब मैं मतलब इंट्रेंस दी थी फॉर एडमिशन इन मास्टर्स, तो उस टाइम मेरा फर्स्ट रैंक था यूनिवर्सिटी में। और मैं बीएससी जब मैं बीएससी की थी, तो मैं यूनिवर्सिटी टॉपर हूँ। और अभी तक मेरे फोर्थ सेम का रिजल्ट पेंडिंग है मास्टर्स का, तो अभी तक मैं यूनिवर्सिटी टॉपर हूँ, तो आई होप अच्छा। आगे भी सही रहे। हाँ, अब जैसे कि यूनिवर्सिटीज में मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का फर्स्ट इंटरव्यू मैंने दिया था, जो कि मेरे लिए बहुत ही ऐसा था, पैनिक था, मैं बहुत डर रही थी वहां पे जाके। और जैसे जो इंटरव्यूअर होते हैं वो बहुत फ्रेंडली होते हैं, जो जो हम्म। हमारे सर थे वो बहुत प्यार से बोल रहे थे कि इससे कम्फर्ट मैं आपके लिए क्या ही कर सकता हूँ, मैं घर जैसा माहौल दे रहा हूँ। हाँ। और मतलब वो सबके लिए ऐसा ही करते हैं, तो डरने की जरूरत नहीं होती है, और ना ही उन्हें ये दिखाने की जरूरत होती है कि हम बहुत ज्यादा जानते हैं हम्म। किसी चीज के बारे में, ओवर दिखाने की, मुझे जैसा कि लगा, क्योंकि वो लोग फंसा लेते हैं बहुत सारी चीजों बिल्कुल। में। तो मैंने अपना फर्स्ट इंटरव्यू दिया था सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, तो वहाँ मेरा फर्स्ट इंटरव्यू मेरा क्लियर हो गया था। हम्म। और आफ्टर दैट मैंने आईआईटीज के जितने भी आईआईटीज हैं वहाँ मैंने दिए थे। और जैसे मेरा सीएसआर में मेरा रैंक 101 है, हम्म। तो कई जगह जो है सो मुझे इस वजह से भी डिस्क्वालीफाई किए वो लोग, फॉर्म IITs को ही में। वो लोग डिस्क्वालीफाई कर दिए रैंक कि को देख के। आपका रैंक ज्यादा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी क्राइटेरिया होती है। ऐसे कहते हैं ना कि रैंक का कोई मैटर नहीं है, तो मैटर वहां पे करता है। मुझे रैंक का लगा हाँ। कि इतना, मतलब ये लोग, मैं पर्सनली मैं मेल थी कि मेरा इस लिस्ट में, इंटरव्यू लिस्ट में मेरा नेम ही नहीं है, ऐसा क्यों? तो वो बताया कि आपका जो रैंक है वो हायर है, हम इतने रैंक वाले को ले रहे हैं। तो इसलिए आप रैंक पे भी आप ध्यान दें, जो भी सीएसआर के एस्पायरेंट है, क्योंकि वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज होती है, और बहुत कम मार्क्स से रैंक फ्लक्चुएट करता है। बहुत कम, बहुत तो कम पॉइंट्स में मार्क्स यहाँ पर रैंक को ऊपर नीचे ले जाते हैं बहुत ज़्यादा। यस, ट्रू। इसके बाद आईआईटी जो हैदराबाद था, आईआईटी हैदराबाद से मुझे प्लांट पे वो लोग काम करने के लिए मुझे बाद में कॉल किया इंटरव्यू के बाद कि आपको प्लांट पे काम मिलेगा, तो क्या आप करेंगी? तो मैम मेरा की स्ट्रीम मेरा जूलॉजी है, यदि मैं जूलॉजी से यदि मैं बॉटनी में शिफ्ट करूंगी तो वो मेरे आगे के लिए मेरे लिए सही नहीं रहेगा। बिल्कुल। ऐसा भी पीएचडी में होता है कि आप मास्टर्स जिस सब्जेक्ट से किए, और जैसे मैं बायोटेक्नोलॉजी स्विच कर सकती थी, लेकिन हाँ। मैं बॉटनी, इंटायर बॉटनी तो नहीं जा सकती थी। तो मैं वहां पे मुझे मना करना पड़ा, तो ऐसे बहुत जगह मुझे मना करना पड़ा इसकी वजह से। तो मतलब आईआईटीज में मैं 2 या 3 में मैं सेलेक्ट हुई बस। और जैसे जो ACSI का फॉर्म आता है सीएसआई के लैब के लिए, तो जब मैं ACSI का फॉर्म भरी थी, तो वहां पे वो लोग प्रेफरेंस मांगते हैं कि आप कहाँ कहाँ देना चाहेंगे। तो मैंने CCM भी हैदराबाद डाला था, CDRI एंड IITR। तो CDRI में वो लोग शॉर्ट लिस्ट की, और CCMB के सेकेंड राउंड तक मैं जा पाई इंटरव्यू में, उनका थोड़ा टफ रहता है। और जैसे IITR में वो लोग मुझे बाद में मतलब मेल किए, जो फर्स्ट लिस्ट उन्होंने निकाला तो उसमें शायद मेरा नाम वो लोग नहीं दिए थे, तो मुझे मेल किए कि आप आके ज्वाइन कर सकते हैं, 10 दिसंबर समथिंग करके टाइम था। तो मैं वहाँ पे मैं तो ऑलरेडी यहाँ पे अपना काम स्टार्ट कर चुकी हूँ, तो दैट्स वाई मुझे और कहीं लेना नहीं था। लेकिन मैं फिर भी ज्वाइन करने के बाद भी मैं इंटरव्यू फॉर एक्सपीरियंस देती रही कि मुझे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था, मैं एक गांव की हूँ और यहाँ पे कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट 8th के बाद तो कोई स्कूलिंग मैंने की ही नहीं, तो थोड़ा स्कूलिंग टफ नहीं था की मेरे लिए मतलब? सारा चीज।
8th मेरे यहाँ नहीं होता है। 8 के बाद मिडिल स्कूल के बाद स्कूल, जो हाई स्कूल होते हैं गर्ल्स का था, लेकिन कभी स्कूल हुआ ही नहीं, मतलब चला नहीं, क्लासेस नहीं होती थी तो कोई जाता नहीं था। अच्छा, मीन्स घर पे ही 9th सब 10 कुछ। ओके। नहीं, हाँ, खुद से पढ़ना रहता था, कोचिंग आप जैसे भी पढ़े और जाके एग्जाम दीजिए, ये अच्छा। सिस्टम है मैम। तो ओके। कोई स्कूलिंग 8 के बाद हुआ ही नहीं मेरा। और जैसे बीएससी भी सेम ही, एक विदाउट एक भी क्लास नहीं हुआ। हाँ। मास्टर एमएससी में भी एक सिंगल क्लास नहीं हुआ। तो वो लोग पूछते थे कि आपका मास्टर्स कहाँ से हुआ, मेनली उन लोग का यहीं पे जोर रहता था इंटरव्यूअर का, कि आपने मास्टर्स कहाँ से किया है। और मैं बोलती थी कि सर क्लासेस नहीं हुए, तो आप गई नहीं, या कोविड की वजह से नहीं हुआ सर, क्लास ही कंडक्ट नहीं हुए। इस तरीके के आंसर से वो लोग मुझे मतलब उन लोगों को बहुत खुशी होती थी कि जब एक भी क्लास आपने नहीं किया तो फिर मतलब यहाँ तक आप हो। तो एग्जैक्टली, इसलिए दिस शोज योर रेगुलरिटी, दिस इज कमेंडेबल एक्चुअली। यस प्रिया, बहुत अच्छी बात है कि लाइक मैं तो मतलब रेगुलर स्टूडेंट रही हूँ, तो लाइक जब भी पढ़ाई की है तो स्कूल कॉलेज सारे रेगुलर रहे हैं प्रॉपर। तो ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग शॉकिंग है कि क्लास 8th के बाद आपका काफ़ी अलग तरीके से आपने मैम ऐसे हैंडल तो किया। बताती थी, वो लोग पूछते हैं ना कि आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए, आपने हाँ। बैचलर्स कहाँ से किए, हाँ। मास्टर्स ऐसे पूछते हैं। तो जब मैं बताती थी कि सर नहीं हुआ कॉलेज, तो हम्म। उन लोगों को बहुत ये लगता था कि मैं नहीं जाती थी या होता ही नहीं था, बताना हाँ। पड़ता था सर होता ही नहीं। हाँ। तो फिर उन लोगों को बहुत आश्चर्य, सब लोग बहुत ऐसे देखते थे कि यस। आपने कभी नहीं, आपने किया तो फिर कैसे कैसे फिर हुआ। कैसे एग्जैक्टली तो मतलब ये कोई इंटरव्यू एक्चुअली कोई मतलब लैब किया ही नहीं, इसका मतलब क्लास 10th है, क्लास 12th है और ग्रेजुएशन है, एमएससी, आपने कभी इंटरव्यू ही नहीं की, मतलब लैब किया ही नहीं, दैट चीज। नहीं मैम, जैसे मुझे आरआरसीएटी के इंटरव्यू का याद है, वो मुझे पूछ रहे थे कि माइक्रोस्कोप तो आपने देखा होगा ना सामने से। हम्म। मैं बोली सर गए ही नहीं कॉलेज। तो बोले अच्छा ठीक है, कॉलेज नहीं गए, 10th में तो देखा होगा, 10th 12th में भी होता है। तो हाँ। सर कॉलेज था ही, स्कूल था ही नहीं तो कैसे देखेंगे, तो आज तक देखा ही नहीं है सामने से, नो सर। तो इस तरीके का आंसर अच्छा। रहता था। तो चैलेंजिंग था मेरे लिए दिस मैम, वाज तो रियली अगर चैलेंजिंग है, मुझे लग रहा है मतलब प्रिया कि सीरियसली मतलब एक जिसने कभी प्रैक्टिकल नहीं किए एंड आप एक थ्योरी एग्जाम चलिए निकाल भी लेते हैं पढ़ के, क्योंकि यू आर अ गुड स्टूडेंट एंड आप रेगुलर हैं, आप डिसिप्लिन हैं अपने काम को लेके, बट स्टिल प्रैक्टिकल तो चाहिए ना, थोड़ा तो प्रैक्टिकल चाहिए। मतलब हम समझते हैं कि बायोलॉजी ऐसे नहीं पढ़ सकते हो आप बिना प्रैक्टिकल्स के, बट आपने नहीं किया है, स्टिल यू आर डूइंग इट वेरी वेल, दैट्स ग्रेट। मैम, तो कोई एक्सपीरियंस या फिर टीचर से इंस्ट्रक्शन का बात करने का क्या तरीका होता है, वो सारी हम्म। चीजें तो कभी थी ही नहीं। तो वो बहुत डिफिकल्ट मतलब स्टार्टिंग में मुझे लगा, लेकिन मैं हार नहीं मानी कि मैं एक ये एक्सक्यूज दे के नहीं हटना चाहती थी कि मैं एक गाँव की हूँ तो मैं नहीं कर सकती हूँ, या हम्म। फिर मैं पीछे हट सकती हूँ। जो रियलिटी था मैं हर जगह अपना बताती रही हम्म। कि सर ऐसा सिनेरियो है, इसमें मेरी क्या गलती है, वहां पे नहीं एग्जैक्टली। था तो मैंने नहीं किया। नहीं तो ये उसकी चीजें वजह थी से मैम। आप नहीं रुके, द मेन पॉइंट इज आप बढ़ते रहे, सिचुएशंस कैसी भी थी बट यू आर देयर, यू आर एक्चुअली डूइंग योर वर्क, और आप आज भी लगे हो, आप आज भी कर रहे हो और आप आज भी आगे भी जाओगे, बहुत अच्छा जाओगे डेफिनेटली। क्या बात, इट वॉज रियली रियली मैम नाइस, आई जस्ट लव दिस कन्वर्सेशन सीरियसली अभी तक। और मैं क्या बोलूँ, मतलब क्वेश्चंस बच्चे बहुत पूछते हैं कि क्या, बेसिक उनका क्वेश्चंस यही रहता है कि प्रिपरेशन कैसे करें। सो मतलब अगर मैं इसको समराइज़ करना चाहूँ, मैं बस यही बात बोलूँगी कि भाई पढ़ लो सिलेबस, ये शहर का अगर आप कवर कर पाते हैं तो समझ लो कि सभी का कवर कर लेते हैं, है ना। और अगर आप एमएससी की बात कर रहे हैं, है ना, एमएससी की अगर हम बात कर रहे हैं, कोई एमएससी परस्यूइंग है, सो आपके सामने एक जो स्टूडेंट बैठी है वो स्टूडेंट खुद एक एमएससी परस्यूइंग थी एंड उसने उसी समय पर किया एंड सारी कंडीशंस आप सुन चुके। सो वो कंडीशंस भी ऑब्वियसली माइंड ब्लोइंग, आई एम अमेज्ड, मैं पहली बार आपसे इस तरह से बात कर रही हूँ एंड पता नहीं मतलब कैसा जा रहा है, बट आई एम लविंग दिस कन्वर्सेशन सीरियसली प्रिया। और मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब जान के कि आपने इतनी एडवर्स कंडीशंस में रह के भी आपने काफ़ी सारी चीज़ों में अचीव किया है। अच्छा, एक चीज़ और मैंने आपका देखा था कि कुछ टाइम के पहले आपने कुछ ऑनलाइन चैनल वगैरह भी अपना शुरू किया था, यूट्यूब चैनल, है ना। यस, मुझे लगा था कि वो लोग नहीं समझ पाते हैं, या हम्म। फिर जिन लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है, जैसे मेरे साथ कुछ स्टूडेंट
प्रिपरेशन करना स्टार्ट, मतलब मुझे देख के उन लोगों को भी लगा कि वो लोग भी कर सकते हैं। तो मैं उन्हें इंकरेज करने के लिए, उन्हें बताने के लिए मैं अपना एक छोटा सा चैनल स्टार्ट की थी। तो ये पीएचडी का जो भी इंटरव्यूज एंड ये सारा था, तो मैं बहुत पैनिक हो गई थी, तो मुझे बंद करना पड़ा, मतलब मैं उस पर एक्टिव नहीं रही ज़्यादा टाइम तक। अच्छा, तो तो ये मुझे लगा मतलब आप अभी भी एक्टिव हो, बट ठीक है, कोई बात नहीं। इन फ्यूचर आपको एटलीस्ट ये है ना कि अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, एंड देन यू कैन गेट द एक्चुअल ऑडियंस, जिसको आप बात कर सकते हो, लिटरली रियल ऑडियंस। ठीक है प्रिया, सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लगा, और आप बहुत सही जा रहे हो, एंड ऑल द बेस्ट। आप सीरियसली बहुत बहुत कुछ अच्छा करने वाले हो अपनी लाइफ में। मैम मैम आपके लर्नर को बताना चाहूंगी कि मैम इतनी अच्छी हैं कि मैं, मतलब जैसे जगह से थी मैं मैम से ही कनेक्ट हो पाई, वो सबसे कनेक्ट होती हैं। जैसे मुझ जैसे स्टूडेंट से यदि वो कनेक्ट कर पाती हैं तो वो किसी से कर सकती हैं। और यदि उनका पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा है और एक बहुत अच्छी ह्यूमन बीइंग है वो, तो आप जो कोई भी हैं, जहाँ भी हैं, मैम के साथ यदि आप जुड़े हैं तो बिलीव रखिए, मुझे तो बहुत मतलब बिलीव था मैम के ऊपर कि मैं करके दिखाऊंगी। मैम से मैं पहले कभी बात नहीं की जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी। तो जब मेरा रिजल्ट आया तो मेरा ये था कि सबसे पहले मुझे मैम को बताना है। तो रिजल्ट के दिन मैं सबसे पहले मैम को कॉल की, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से मैम ने मेरे से बात किया। और मैं अभी तक, जो कोई भी मुझसे पूछता है तो सबसे पहले मेरे घर में या फिर बाहर मैं मैम का नाम लेती हूँ कि मेरी मेंटर है एंड बहुत अच्छी है। तो और पढ़ाने का तरीका तो इतना अच्छा, आपका कॉन्सेप्ट है इतना क्लियर एंड बहुत डिटेल्स में, जो कि मुझे नहीं लगता है कि बहुत सारे जो यूट्यूबर्स वो जो कहते हैं अपने आप को एंड वो इतना अच्छा मैम जैसा कंटेंट देते हैं। तो आप यदि नेम फेम के पीछे जाएंगे तो वो नहीं होता है, आपको पढ़ना तो खुद ही पड़ेगा, आपके बदले कोई पढ़ेगा नहीं। तो मैम से के साथ आप लगे रहिए और ऑब्वियसली आप क्रैक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच तो फॉर थैंक यू प्रिया, थैंक यू सो मच। एंड सीरियसली मुझे भी ये याद है कि आपने मुझे कॉल किया था, और मैं पागल हो गई थी उस दिन, मेरे पास बहुत कॉल्स आए थे। आपका आया था, प्रियंका का आया था, और बहुत सारे बच्चों का कॉल आया था जिनका क्लियर हुआ था एग्ज़ाम, एंड आई वाज फीलिंग मैं पागल की तरह, और मैं पूरे घर में घूम रही थी उस दिन। और पूरा साल बीत गया अभी तक, मतलब अब नेक्स्ट एग्ज़ाम आएगा, उसका जो रिज़ल्ट आएगा तभी शायद वो सेम फील वापस आए, क्योंकि वो फील मैंने जो की थी ना, तो मेरे घर वाले सारे बोल रहे थे क्या हो गया इसको। सो आई वाज लाइक मेरे स्टूडेंट्स क्लियर कर रहे हैं, मेरे स्टूडेंट्स क्लियर कर रहे हैं, मतलब मैं रो रही थी, अभी भी मेरी आँख में वही एकदम से आ गया आंसू, मतलब मैं कुछ नहीं, वो पॉइंट बहुत ही अमेजिंग था, अमेजिंग सीरियसली। एंड थैंक यू सो मच प्रिया फॉर गिविंग मी योर टाइम राइट नाउ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ना जानना चाहते हैं और मुझे काफ़ी टाइम हो गया है ये सब एग्ज़ाम्स के टाइम को निकाल के। सो अब जो रीसेंट आए हैं उनसे वो जानेंगे तो वो अपनी कंडीशंस के साथ कोरिलेट कर पाएंगे, एंड आई थिंक दिस विल बी द बेस्ट थिंग। जो एक स्टूडेंट किसी एडवर्स कंडीशन में जाके कर सकता है तो वो आप करके दिखा रहे हो, और आई होप कि बाकी सारे भी थोड़े मोटिवेट होंगे और आप थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा कर लेंगे, और शायद अगर पूरे साल उन्होंने ढंग से मेहनत की होगी तो फिर इन 15 दिन में 100% वो भी जेआरएफ निकालेंगे, है ना? यस मैम, बहुत डेफिनेटली। सारे रिजल्ट्स आपकी होंगी। वो तो हमारे होंगे। सबके होंगे, मतलब ऑब्वियसली मैं अकेले जिम्मेदार नहीं हूँ, बट स्टिल। स्टूडेंट्स इतने सारे हैं जो एग्जैक्टली। रेगुलरली आपके साथ कनेक्टेड है, मैं हाँ। देखती हूँ सारा। अभी भी मैं आपके चैनल से जुड़ी हुई हूँ, जो भी टेलीग्राम पे हो या फिर आपकी जो भी पर्सनल, मैं हर जगह हूँ मैम। तो बहुत एक्टिव स्टूडेंट्स हैं, तो सारे बहुत लोग क्रैक करेंगे लाइक लास्ट ईयर, उससे होप भी सो, ज्यादा। होप सो। लास्ट ईयर से ज़्यादा ही होने चाहिए, लग तो रहा है, लेकिन देखते हैं अभी आगे का क्या कंडीशन। आपके तो आप मतलब उतना ज्यादा न्यूज, मतलब ज्यादा टाइम आपका था नहीं। अभी तो बहुत सारे बच्चे, मतलब ज्यादा क्या, बहुत ज्यादा कह सकते हैं, उतने बच्चे का क्रैक होगा इस बार, आई विश। चलो, थैंक यू सो मच प्रिया, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। तब मिलते हैं फिर अब कभी, थैंक और यू। किसी और अच्छे इंटरव्यू को और क्रैक करो, फिर एक बार फिर से मिलते हैं इस बात के साथ, ठीक है? थैंक यू सो मच, गुड नाइट थैंक प्रिया, यू। टेक केयर, बाय बाय। नाइस। बाय बाय। हाय प्रिया, अभी नेटवर्क है हेलो मैम। प्रॉब्लम। यस मैम, हो गया। पता नहीं अचानक से कट गया। कोई बात नहीं, पता नहीं हम क्या क्वेश्चन कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे, मेरे को वो भी नहीं याद, काफ़ी देर का ब्रेक लगा ना एक लंबा। चलो वो बात